अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवान। आज की लेक्चर वीडियो मैं सेकंड ईयर के साइंस के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंतहाई ज़्यादा फरमाइश पर फिजिक्स सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। काइंडली अपने साथ बुक और कैलकुलेटर रजिस्टर वगैरह रख लें, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी वीडियो होगी, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है, मुश्किल भी है, और आप अगर सर बात को थोड़ा जानते हैं तो समझाएंगे, समझाने में लगता है टाइम। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटा, यानी ये चैप्टर बेसिकली जो है वो फोटोन और फोटोन की कारस्तानियों के बारे में टॉपिक रखने वाला चैप्टर है, या एक लिहाज से आप इसको पार्टिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं। अब मैंने आपकी आसानी के लिए पहले ही जो है ये एक फार्मूला लिस्टिंग, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिस्टिंग ऑफ चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिजिक्स, और उसके अंदर यूज होने वाले सिंबल्स और उनके मीनिंग और उनके यूनिट्स की लिस्ट बना दी है, ताकि आप इसको प्रैक्टिस में आसानी से एक जगह समरी बना के ला सकें। अच्छा, कैटेगरी वाइज में कराऊंगा न्यूमेरिकल। आप जानते हैं बाकी चैप्टरों में जो बड़े चैप्टर गुजरे उनमें मैं कैटेगरी वाइज यानी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में कराता हूँ। तो अब अगर यहाँ से आप शुरू करेंगे ऊपर के फॉर्मूले देखना, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 1 से लेकर 4 तक ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी था। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी भी ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा, तो काइंडली आप लोग जो है समझ के कीजिएगा भाई। उसमें जो है लॉज अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स थे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसमें इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसका ये फॉर्मूला है। इसके अंदर जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट्स जितने इस चैप्टर में आपको नजर आएंगे वो सारे कांस्टेंट्स गिवन होंगे, ये तो एक ही दफा में आप समझ लें और सुन लें कि नो टेंशन नो मेंशन। कांस्टेंट्स जो है इसकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी एग्जाम्स में, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अनलेस कि वो बहुत ही कोई कॉमन कांस्टेंट हो, वरना 95% कांस्टेंट्स उनकी वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग चैप्टर नंबर 15 ऑनवर्ड्स मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से लेकर आज तक मुसलसल आपको कांस्टेंट्स जो है वो गिवन होंगे। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसके अंदर सिंबल आकर पी जो है वो पावर रेटिंग हो जाएगी, ए एरिया, और कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ टेम्परेचर एब्सोल्यूट का जिक्र करता है। टी फॉर टेम्परेचर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का अंदर केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसके अंदर जो बी कांस्टेंट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू आपको गिवन होगी। प्लांक्स लॉ, ये तो चैप्टर नंबर 24 में भी हमने किया है, और ये बहुत ही कॉमन प्लांक्स थ्योरी या क्वांटम थ्योरी के नाम से ज्यादा जानते हैं इसको, लेकिन आइंस्टाइन ने इसको दर्जा दिया था अपनी रिलेटिविटी थ्योरी की बुनियाद पर लॉ का। इसके अंदर जो एच प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये रही आपके सामने, और सी जितनी जगह नजर आ गई पूरे चैप्टर में स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्वांटे का सारा ताल्लुक है, यानी फोटॉन्स का। तो स्पीड ऑफ लाइट आपके सामने 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड चलेगी। म्यू फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कभी अगर फ्रीक्वेंसी ना हो, वेवलेंथ हो, तो ये रिलेशन वेव वेलोसिटी फॉर्मूले का होता था, मैट्रिक 9 से सुनते हुए आ रहे हैं। इसको वेव वेलोसिटी फॉर्मूला कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है अगर वेलोसिटी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ और वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी को अगर इंटरलिंक करना हो। नंबर ऑफ फोटोन, ये सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल में काम आएगा, एज सच ये बहुत ही फैमिलियर और बहुत ही यूजेबल फार्मूला नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल में क्या करें, तो ये एक फार्मूला मुश्किल वक्त का है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी जो फोटॉन्स एमिट हो रहे होते हैं किसी सिस्टम में से या किसी बॉडी में से, उसकी तादाद निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद जो है बड़ा लंबा चौड़ा, और वो थ्योरी के सेक्शन सी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है मशहूर जमाना आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हमारे न्यूमेरिकल होंगे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारी कैटेगरी 2 बनेगी।
और इसके कई फॉर्मेट्स होते थे डिपेंडिंग कि आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है या स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है या आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये सब इंटर कन्वर्टेबल है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये सारे सिंबल्स बहुत सही से पहचान लें, सबके अपने अपने इस्तेमाल है, इसीलिए और लगा हुआ है कि एज द केस में भी ये क्वेश्चंस जो हम करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बुनियाद पर तो होंगे, लेकिन ये सब इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं। सवाल में क्या गिवन है उससे तय होगा। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम बहुत अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं मुसलसल। चैप्टर नंबर 18-19 में तो बहुत इस्तेमाल हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड आई थी। 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें जितनी जगह पे भी एनर्जीज, ये नोट करने बड़ा बड़ा, एनर्जीज या काइनेटिक एनर्जी इसका जिक्र आएगा तो ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है, यानी एटॉमिक फिजिक्स का यूनिट है। तो चूंकि पार्टिकल छोटे तो उनकी एनर्जी भी छोटी होनी चाहिए यूनिट्स के लिहाज से, तो वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अक्सर करेंगे। ये काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर वो पूछेगा तो करेंगे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस चीज को आदत बना लें कि पार्टिकल्स के लिए, एटॉमिक पार्टिकल्स खास करके या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए आप आदत ही बना लें, तो हमेशा ही वो आदत काम आ जाएगी, भले वो क्वेश्चन में पूछे ना पूछे। हम सेकंड ईयर में या बड़ी क्लासों में जा रहे हैं, सही है जनाब। जूल से इसका रिलेशन आ गया। इसके बाद जो है, अच्छा सिर्फ अकेला वर्क फंक्शन पूछेगा। अच्छा ये एक चीज बता दूं, वर्क फंक्शन का सिंबल आपकी बुक में सिर्फ फाई यूज हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने फाई नॉट क्यों यूज किया है भाई, इसलिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर नॉट में और वर्क फंक्शन उस पर डिपेंडेंट है तो इट शुड बी लाइक फाई नॉट। सही है जनाब। इसके बाद जो है एक और बड़ा मशहूर टॉपिक, और मुश्किल टॉपिक तो नहीं कहूंगा, मजेदार टॉपिक था, वो था कॉम्पटन इफेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन सी के लिए भी। तो कॉम्पटन इफेक्ट का कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, जिसमें एक्सरेज इस्तेमाल होती है, उसका ये फॉर्मूला है शिफ्ट इन वेवलेंथ का। इसमें अच्छा ये वाला जो हिस्सा अगर इस पर आप गौर करें तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि एच प्लांक्स कांस्टेंट, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, जो वहां से रिक्वायल होता है जब उसको फोटोन आगे हिट करता है एक्सरे का। सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट। तो ये अगर पूरे कांस्टेंट्स को हम फीड कर दें कैलकुलेटर में तो गौर करें तो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट हो जाएगी हमारी शिफ्ट इन वेवलेंथ। ये एमसीक्यूज भी बता रहा हूँ कि शिफ्ट इन वेवलेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। अब इसको अगर फीड करें, जो एच यहाँ पे दिया हुआ है आपको वो उठाएं, एम नॉट नहीं पता है, क्या बात कर दिया आपने। एम नॉट जो है कितना आइंस्टाइन ने इस्तेमाल करवाया था चैप्टर नंबर 24 में, 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। और सी जो यहाँ से उठाए 3 × 10⁸। तो ये सब फीड करेंगे तो ये जवाब आपका एक कांस्टेंट की शक्ल में आ जाएगा, 2.425 एक्सपोनेंट -12। साइंटिफिक कैलकुलेटर होना जरूरी है। उसके बाद ये कैटेगरी 4 का न्यूमेरिकल होगा, जिसका हेडिंग ही जो है भाई उसका नाम है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, इसको कहते थे। बड़ा नोवेल आइडिया था ये, 1924 के आसपास दिया था, 100 साल पहले डी ब्रोगली ने, कि पार्टिकल और जो वेव्स हैं ये डुअल कैरेक्टर हैं इनके, इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल, एनर्जेटिक पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव और वाइस वर्सा। तो इसमें लैम्डा को खास नाम दिया जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, कॉमन वेवलेंथ नहीं है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स और मासेस मूविंग विद वेलोसिटीज v और c रिस्पेक्टिवली। लेकिन c वाले हम पूछे नहीं, वो तो फोटोन हो जाएगा खाली, बाकी जितनी भी चीजें स्पीड v से चल रही होती है उनकी। कैटेगरी 5 आखिरी बच्चों, अच्छा ये बता दो इसके एक एक ही न्यूमेरिकल है, लेकिन ये डी ब्रोगली तक तो एक काम के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मैं लिस्ट भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से। बच्चे ये परेशान आते सर आप इंपॉर्टेंट नहीं बताते, करवाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते रहते हैं। तो बेटा मैं टीचर हूँ, तो मैं इंपॉर्टेंट बताने लग जाऊंगा तो मैं टीचर 2 नंबर ही कहलाऊंगा ना भाई, उन लोगों के लिए जो ए और A1 और मेहनत से पढ़ने वाले हैं। तो एंड में या दरमियान में बताऊंगा, शुरू में बताऊंगा तो फिर बात खराब हो जाएगी। गॉट इट, दैट्स इट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें अनसर्टिनिटीज के बारे में थी बात के, हम एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं कर सकते फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स के, बट अनसर्टिनिटीज कैन बी एस्टिमेटेड विद प्रिसीजन। तो ये डेल्टा जो है ये अनसर्टिनिटी है, यहाँ पे डेल्टा का मतलब अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम या पोजीशन। एक्स पोजीशन है और पी मोमेंटम है, वैसे नीचे सब आपके लिए लिखा हुआ है। अब ये समरी आ गई
कि जो ऊपर हमने इतने सारे सिंबल्स पढ़े, अगर सर की आवाज आपने मिस भी कर दी और तस्वीर स्नैप या पिक ले ली, तो यहाँ से आपको दिख भी रहेगा जो पी दिखा था वो क्या था, आई जो दिखा था वो क्या था, और ब्रैकेट में यूनिट्स लिखे हुए हैं समरी लिस्ट के किस किस फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या यूनिट्स हैं। सही है, समझ गए। तो अब होंगे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह 11 न्यूमेरिकल है, लेकिन उसमें एक एमसीक्यू स्टाइल है वो स्किप होगा, बाकी पूरे के पूरे 11 न्यूमेरिकल आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मिलने जा रहे हैं। तो भरपूर अंदाज में मेरे साथ रहिएगा एंड तक, ताकि मेरा भी हौसला कायम रहे और आपका तो माशाल्लाह हौसला मुसलसल बुलंद है जब से आप फर्स्ट सेकंड ईयर में आए हैं। अच्छा, मैंने सॉल्व तो किया है न्यूमेरिकल, लेकिन ये समझने की बात है, ये आपके लिए मैं इसलिए पहले से सॉल्व करके रखूंगा कि पूरा समझाने पे तवज्जो दूंगा, अपनी वीडियो पे तवज्जो दूंगा तो आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा भाई, कैटेगरी 1 यानी ब्लैक बॉडी। अच्छा, फॉर्मूला बार बार नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन अब आप पे लाजिम है कि उस लिस्ट को अपने रजिस्टर पे कॉपी डाउन करके उसको समझ के करते रहें कि भाई अच्छा अब ये कैटेगरी वाइज आएगी, तो आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहेगा, वरना न्यूमेरिकल्स गिनती जो करता है या उसकी लेंथ जो देखता है वो परेशान हो जाता है अक्सर। द सन सरफेस टेम्परेचर, सूरज कितना गर्म है, अल्लाह ताला हम लोगों पर रहम फरमाए, इतनी दूर है फिर भी कितनी गर्मी पहुंचाता है, तो सोचो उसकी सरफेस पे कितना टेम्परेचर है, 5700 एब्सोल्यूट केल्विन। आगे वो कह रहे हैं कि कितनी पावर रेडिएट कर रहा है सूरज, तो पावर रेडिएट तो भाई सीधा सा पी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन का टी हो गया। आगे कह रहे हैं कि सूरज और जमीन का फासला 200 सन रेडियाई, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, इतने रेडियस यानी सूरज इतनी दफा रेडियस यानी एक सन इतना अगर बड़ा है सन तो उसका रेडियस बनता है फिर, तो उसके रेडियाई बनाते जाएं, तो ये उसका जिक्र किया है उसने। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर पॉसिबल फ्रॉम 1 स्क्वायर किलोमीटर सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई सोलर पैनल इतने लंबे इलाके में लगा रहे हैं पूरा, यानी कोई एरिया है, कोई स्कीम है रिहायशी या कमर्शियल, 1 स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब ये एरिया हो रहा है। कह रहे हैं कि इस एरिया में अगर सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है तो बताएं कितनी पावर मैक्सिमम पॉसिबल होगी, लेकिन वो बता रहे हैं कि सूरज के लिहाज से उसका रेडियाई 200 सन रेडियाई। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है कि ये स्टीफन बोल्ट्जमैन और वीन्स डिस्प्लेसमेंट का खिचड़ी न्यूमेरिकल है, क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम जो आएगी वो उससे आएगी और पावर जो आएगी उससे आएगी। अब ये उससे उससे किससे देखते हैं भाई, टेम्परेचर हो गया टी, डिस्टेंस हो गया डी। अच्छा ये देखो ये डिस्टेंस था, क्योंकि डिस्टेंस इज अबाउट, ठीक है सर, ये आप अंडरलाइन इतना क्यों करते हैं, आप बस पढ़ाएं समझाएं छोटी वीडियो बनाएं जाएं। ओ भाई ये आप में जो न्यूमेरिकल्स को मुश्किल समझता है वो इस तरह आसान बना सकता है कि सवाल को रीड करें, जहां पे कोई वैल्यू आए वहां पे चेक करें कि कौन सी क्वांटिटी है और उसका सिंबल क्या है, उसके यूनिट क्या है, इससे डेटा बनना शुरू हो जाएगा आपका क्वेश्चन रीड करते करते। और जब ये फायदा होगा तो नीचे आप सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो आपकी फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी कायम रहेगी कि आपका पेस नहीं टूटेगा। डिस्टेंस डी हो गया, इन टर्म्स ऑफ रेडियाई दिया हुआ है, तो ये 200 टाइम्स ऑफ रेडियाई हो गया, सही है। ये कांस्टेंट गिवन होगा आपको, आपको याद नहीं करना है, पीछे बता चुका हूँ, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो उसके गिवन कांस्टेंट होंगे। तो इसमें चूंकि दोनों चाहिए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट का भी स्टीफन बोल्ट्जमैन का भी, तो दोनों कांस्टेंट आपको गिवन होंगे, यू डोंट हैव टू लर्न, सही है, कांस्टेंट आपको गिवन होंगे। अगर ना दिए हो बिलफर्स्ट तो आप टीचर इन्विजिलेटर को कॉल करेंगे और कहेंगे एक्सक्यूज मी टीचर प्लीज प्रोवाइड अस दिस न्यूमेरिकल्स कांस्टेंट्स मिसिंग इन द क्वेश्चन पेपर। अक्सर नहीं होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो शाइनेस और रिजर्वेशन नहीं दिखाया करें, टीचर को कॉल किया अगर वो मारेगा नहीं आपको। रेडियस 6.96 ये भी गिवन होगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये पूछे किस चीज का रेडियस है भाई, ये रेडियस है आपके सूरज का, तो जब ये फेमिलियर नहीं है तो गिवन हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब आ जाए क्या क्या पूछा है भाई, पावर पी, मैक्सिमम पावर पी मैक्स, और वेवलेंथ मैक्स यानी मैक्सिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रेडिएशन लैम्डा मैक्स, ठीक है। बस अब आपको लिंक्स बनाने फॉर्मूलों के साथ डेटा के, तो पावर इज सिग्मा ए टी 4 यानी
4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिलेशन में है हमारी पावर रेटिंग, ठीक है। अब एरिया जो है किसी स्फीयर का क्या होता है बेटा, जिसका आर रेडियस हो और जमीन और सूरज हमारे स्फीयर लाइक हैं, बचपन से हम पढ़ने नहीं पढ़ रहे तो आज सर जब बाद में पढ़ा दिया। तो एरिया जो होता है स्फेरिकल बॉडी का वो होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। सूरज बड़ा जमीन बड़ी तो उसके रेडियस का आर कैपिटल, तो ये एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस हो गया। अब ये सवाल पोटेंगेट का हो गया, सिग्मा यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उठाएं आप क्वेश्चन के गिवन से, आर की वैल्यू उठाएं क्वेश्चन से, ये वाला 6.96 उसका स्क्वायर चाहिए और टेम्परेचर 5700 उसका स्क्वायर 4 पावर 4 चाहिए। इन सब को एहतियात से कैलकुलेटर में डालेंगे, लेकिन एक साथ मत डालिएगा, पहले इसकी पावर 4 करें। पावर 4 करना आती है, बड़ी पावर यहाँ पे एक बटन होता है कैलकुलेटर में, सिखा देता हूँ 5700, ये वाला बटन अगर आप दबाएंगे तो देखिए पावर में एक डब्बा बना हुआ, बॉक्स बना हुआ आ गया, ये वाला बटन दबाया मैंने। मेरे कैलकुलेटर के बहुत सारे फंक्शन के बटन इसलिए इरेज हो गए हैं कि मैंने बहुत इस्तेमाल किया। आप लोग भी पढ़े तो आपके भी कैलकुलेटर का यही हाल होगा। हमारे मोबाइल फोन का आमतौर पे हाल होता है, सॉरी। तो ये जो बटन है यानी साइन से ऊपर वाला, ये आपको पावर करता है। पावर 4 आ गई यहाँ पे लिख के, तो ये आपका जनाब इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू आ गई, ये हो गई 5700 की पावर 4, ठीक है। 6.96 एक्सपोनेंट 8 का भी पावर इसी तरह निकाली जाएगी। ये वाला बटन दबाया, साइन से ऊपर वाला, साइन कॉस में साइन से ऊपर वाला, इसके अंदर इसका स्क्वायर कर दें, तो ये आपका, वैसे स्क्वायर का बटन जो है पड़ोस में भी होता है, वो अगर आप दबाएंगे तो स्क्वायर डायरेक्ट भी वो कर सकता है, ठीक है जनाब। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एहतियात से बहुत, क्योंकि वैल्यूज हैं बड़ी, एहतियात की पावर है। 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई, पूरा पावर आ गई भाई वाट्स में, जो कि हम पढ़ते आए हैं। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हाउ मच पावर इज रेडिएटेड बाय द सन। आसान है, बस कैलकुलेटर में गलती से फीड ना हो गलत कुछ। अब इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ख्याल रखना है कि जब सेकंड पार्ट में उसने पूछा तो उसने एक चीज बोली, उसने कहा कि अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 200 रेडियाई ऑफ सन है। तो अब यहाँ पे जरा एरिया जो आएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, इस चीज को नोट रखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडिएटेड बाय द सन है। तो जब सन है पहले पार्ट में, तो हमने सन का जो है रेडिया रखा, इसमें जरा भूल भुलाइयों में ध्यान रखिएगा, आर कब रखना है डी कब रखना है, मिक्स कर दिया या कंफ्यूज हो गए तो गए। अब यहाँ पे जो है ये डी आएगा, क्योंकि उसने 200 टाइम्स द रेडियाई ऑफ सन जो बोला, वो हमारा एरिया बनेगा उस सोलर पैनल का जो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे छाएगा। अब यहाँ पे 200 टाइम्स आर हमारा डी दिया हुआ था, वो रखा, सही है। अब ये आर रेडियस ऑफ द सन जो है वो रख देंगे हम, इससे मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर करके जो आएगा वो हम यहाँ पे ले आएंगे। समझ गए पॉइंट? बस यहाँ पे बारीकी इस डी की है कि डी यहाँ पर रेडियस नहीं है, वो साइज है, डायमीटर है, जिस पे डिस्टेंस हमें चाहिए। डिस्टेंस इज दिस, यानी ये डी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक हो गया। अब इस पे कैलकुलेटर, अच्छा स्टेप देख रहे हैं भाई, जो बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल यही स्टाइल लगेगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड स्टेप बाय स्टेप। काफी सारे स्टूडेंट कैलकुलेटर को अपने जॉय पैड स्क्रीन की तरह चलाते हैं कि वो एक ही हाथ से बस या दोनों हाथों से एक साथ चलाते हैं। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड अलग अलग। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, पावर वाट में, एरिया स्क्वायर मीटर में। तो आपको इंटेंसिटी के यूनिट्स याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक आपके अकल दिमाग ने इसका यूनिट दिया वॉट पर स्क्वायर मीटर। लेकिन अब इसमें एक चीज रह गई, और वो क्या थी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर को तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसके ऊपर वो सोलर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लग रहा था। अब ये इस्तेमाल होगा इस पावर निकालने में। यानी गेम समझ में आ रही है इस सवाल में? पहले ही सवाल इतना लग रहा है हैवी है, लेकिन आगे नॉर्मलाइज भी होंगे न्यूमेरिकल ठंडे गरम में। अब ये आई जो आया ना, इसलिए कि इससे ये पी आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी जब आएगी तो पावर मैक्सिमम आएगा। गॉट इट? ये चीज, यानी अब ये जो है ये हमारा इस पार्ट के लिए गिवन बन जाएगा एक तरह का। अब ये वैल्यू पुट करी, एरिया अब ये वाला रखा 1 स्क्वायर किलोमीटर का। स्क्वायर किलोमीटर 1 किलोमीटर में होता है भाई 10 की पावर 3 मीटर, यानी 1000 मीटर। पक्का? वेरी गुड। 1 स्क्वायर किलोमीटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर 6। अच्छा काफी स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं,
3 टू ज़ा 6 की वजह करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड बाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे दोबारा से, लेकिन कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर ये करवा देता है कभी अगर हम कंफ्यूज भी हो रहे हो। इससे आगे आपके पास पावर मैक्सिमम वाट में। तीसरा पार्ट जो उसने पूछा वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इससे आपको फौरन दिमाग पहुंचना चाहिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, क्योंकि यही एक लॉ है जो मैक्सिमम वेवलेंथ इंटेंसिटी एसोसिएटेड बताता है किसी रेडिएशन की, लाइक ब्लैक बॉडी। अब इसमें हमें ये चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, टी का फॉर्मूला मेकिंग हो गई, बी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, गिवन टेम्परेचर सवाल से उठाया 5700 केल्विन और डिवाइड मार दिया जल्दी से 2.898 एक्सपोनेंट माइनस, अच्छा माइनस ये वाला लिया करें भाई जो 7 से ऊपर मिडिल वाले कीपैड पर है, ये नेगेशन करता है, ये वाला जो न्यूमेरिक कीपैड पे ये सब्ट्रैक्शन करता है। कई मरतबा बता चुका हूँ लेकिन काफी सारे स्टूडेंट इसको अहमियत नहीं देते हैं। ये पावर -3 के साथ आ गया, इसको डिवाइड करवा दें 5700 के साथ और ये है आपका आंसर। काफी सारे ये स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर बुक वाले इतना राउंड ऑफ करते हैं, हम करें या ना करें। भाई आदत बना लें, रटने की कोई बात ही नहीं है। जब आखिरी गिनती जो है वो 5 से बड़ी हो, इसको नेक्स्ट में राउंड ऑफ कर दें, सिंपल इतनी सी है बात। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कब करें कब ना करें। आंसर की थोड़ी लेके आप इम्तिहान में जाएंगे बुक लेके के वो लिख के देखेंगे। अब यदि 5.08 भी लिख देंगे गलत थोड़ी करेगा टीचर आपका आंसर। इतना कॉन्शियस होंगे तो आपका पेज टूटेगा, आहिस्ता करने लगेगा काम। सही है, वेवलेंथ के वही यूनिट जो लेंथ के होते हैं, तो मीटर में आ गया इसका आंसर। ओके, लेकिन इससे ये नहीं समझेंगे सारे न्यूमेरिकल इतने लंबे लंबे होंगे, कुछ छोटे सवाल भी है कुछ बड़े भी। देखें फौरन एक छोटा सवाल आ गया मूड बदलने के लिए आपका, यानी जहाँ पे 1 खत्म हुआ है वहीं पे 2 शुरू हुआ है, जल्दी से कर लें। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ योर स्किन, जो हमारी स्किन है इसका टेम्परेचर तकरीबन 32 डिग्री सी है, तो यानी ये टी हो गया। लेकिन अब ध्यान से, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। पिछले में सन का, सूरज का टेम्परेचर 5700 केल्विन दिया हुआ था ऑटोमेटिक, तो हमने पुट किया। यहाँ पे सेंटीग्रेड है, केल्विन बनाना लाजिम है वरना काम हो जाएगा दी एंड यानी खराब। तो सेंटीग्रेड टू केल्विन जस्ट एट 273, पुरानी बातें फिर भी बता रहे हैं सर। व्हाट इज द वेवलेंथ at which the peak occur in the radiation emitted from your skin? Put and get है, आप करें जल्दी से। बी गिवन होगा, परेशान नहीं हो आप, सही है। अब बस आप वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाएं और खत्म करें। अब इसमें हमें वेवलेंथ चाहिए, यानी पिछले सवाल का एंडिंग यही स्टार्टिंग है, डिवाइड करें कैलकुलेटर पे। अब कैलकुलेटर नहीं चला रहा क्योंकि बस केल्विन बना के, बस ये ध्यान रखना है केल्विन वाला लिखना है, खुशी में सेंटीग्रेड मत दीजिएगा। वेवलेंथ इन मीटर, यानी हमारी जो स्किन है इससे भी जो रेडिएशन निकलती है, यानी जो रेडिएंट स्किन कहते हैं ना उनके, हमारी जो है शुआएं जो आती हैं वो रिपेलेंट मारती है। हमारी कुदरत ने, अल्लाह ताला ने ये स्किन में सलाहियत रखी है जिल्द में, खाल में। तो ये देखिए कितनी मामूली एकदम माइक्रोमीटर वाली, इसको यूं भी कह सकते हैं माइक्रोमीटर में आ गई, यानी नेग्लिजिबल है। वरना हम चमक रहे होते, धमक रहे होते, हमारी शुआएं निकल रही होती हैं, अगर ये बड़ी कीमत आ जाती तो। सही है भाई। उसके बाद एफएम रेडियो ट्रांसमीटर। अच्छा ये जो है एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 भी इम्पोर्टेंट है, हल्का इम्पोर्टेंट। 1 जो है वो वार्म अप था, इतना लंबा न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। एक एफएम रेडियो ट्रांसमीटर है जिसकी पावर आउटपुट है 100 किलोवाट पावर पी। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 94 मेगाहर्ट्ज। अगर आप में से कोई एफएम रेडियो सुनता है तो उसमें FM 101, FM 91 पॉइंट कुछ इस तरह के होते हैं, तो इस तरह अगर आपको याद आ जाए तो ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। हाउ मेनी फोटॉन्स, जो मैंने अभी लिस्ट में दिखाया था ना कि एक ही अल्लाह नाम का न्यूमेरिकल होगा जिसमें फोटॉन्स की तादाद आएगी, नंबर, ये वो न्यूमेरिकल आ गया जिसमें वो जिक्र था। पावर आउटपुट किलोवाट, किलो अभी पीछे बता चुका हूँ, किलोमीटर हो, किलोवाट हो, किलोग्राम हो, सब में किलो का मतलब 1000, तो 100 किलोवाट का मतलब 100 इंटू 1000, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी म्यू भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, इसमें कोई गलती का मसला नहीं है कि फ्रीक्वेंसी हम ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों बराबर। सिंबल इशू नहीं होता, असल होता है मेथड और फॉर्मूला और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भाई लक्ष्य पर आ रही है, चाहे आपको ई शीट मिले ना मिले, डाटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और ये आखिर में जो लिखा हुआ है ये है रिजल्ट।
देखिए मैं सिर्फ अपनी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ टीचर बन के और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के उम्मीदवार बन के बेहतरीन मार्क्स कैसे आते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट गिवन होगा, ठीक है जी। वैसे ये वाला याद भी करने मशवरा है क्योंकि बहुत इस्तेमाल होता है 6.63 एक्सपोनेंट। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमने ये वाला याद किया हुआ है, भाई अगर गिवन कर देगा तो एक चीज मोटा मोटा सुन ले मेरी बात, आवाज आ रही है कि अगर वो गिवन कर देगा ना ये, तो आप ये यूज करेंगे, वो गिवन कर देगा ये, इस पे बहस में नहीं पड़ेंगे कि जो मुझे याद है उसपे उसने 2 डेसिमल प्लेस दिए हैं, मुझे 3 वाला याद है, मैंने 2 वाले याद किए, उसने 3 वाला दिया है। जो गिवन है उसमें इफ बट मत कीजिएगा, ये भी सुन लें वरना वो 0 दे देता है प्रोफेसर, कहता है कि इसने याद किया हुआ है या रट किया है, छपाई कर रहा है, कि जो गिवन है उसको वो इग्नोर कर रहा है। यानी वेन एवर एनी कांस्टेंट वैल्यू इज प्रिंटेड और पब्लिश इन द क्वेश्चन पेपर, यू आर बाउंड टू यूज दैट irrespective of significant digits, lesser or greater, more less, कुछ भी नहीं, बस बात खत्म। अनलेस के उसमें कोई मिस प्रिंटिंग हो और आप इतना पढ़ गए हो, जैसे यहाँ पे 24 प्रिंट कर दे, उस पर आप बहस करने के लिए टीचर को बुलाएंगे कि सर 24 नहीं 34 यहाँ पे होनी चाहिए, मेरे ख्याल से भी ड्यू रिस्पेक्ट वो आएगा, कहेगा एक्सीलेंट, पूरी क्लास में आके अनाउंस करेगा, देखें आपकी वजह से पूरी कौम का भला हो गया। कभी कभी होती है मिस प्रिंटिंग, लेकिन भाई इंसानी काम है, फीड इंसान ने किया इम्तिहान के पेपर को या साइक्लो स्टाइलिंग के लिए उसमें गलती आ गई तो ह्यूमन एरर है ना भाई। तो आप स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मेहनत से या नहीं? एक्सीलेंट, जवाब आया है कि सर पढ़ रहे हैं। प्लांक्स लॉ या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी लिख सकते हैं, एच म्यू एच। अब ये सोच रहे होंगे कि क्यों भाई ये क्यों लगा रहे हैं, उसने तो भाई पूछा है नंबर, तो भाई वही मेरे इस साइड से पहुंचे, ये फॉर्मूला आपने निकाला दिमाग से कि ये हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन पावर दी हुई है, ठीक है। इस तरह से स्टाइल बना के पढ़े तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा कि भाई जो चीज पूछी है उसका मेन फॉर्मूला लिख लें रफ पे, उसके बाद कहेंगे अरे इसमें तो 2 अननोन हो गए, जब 2 अननोन हो गए कहेंगे ये जो मेन अननोन है वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो इसका इंटरमीडिएट अननोन है वो कैसे आएगा, उसका कोई फॉर्मूला है, उसकी कोई लॉजिक है, लिंकिंग है, ब्रिजिंग है। तो अगर हाँ ने दिमाग ने जवाब दे दिया तो शुरू हो गया कि ई पहले निकाल लेते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स लॉ से सॉरी, और जब वो निकल आएगा एनर्जी जूल में आती है, एच रखा मल्टीप्लाई किया जूल में आ गया, सही है, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना, ओके। इसको ले आके फिर आप ये देखेंगे क्वेश्चन मार्क हट गया, पुट हो गया, गॉट इट, दैट्स इट। ये चीज है पढ़ाई को समझ के करने की। अब इसमें पावर आउटपुट में आपके लिए फीड करके दिखा दूं, 100 एक्सपोनेंट ये होता है 10 की पावर, जो बटन होता है आंसर के बराबर में ये एक्सपोनेंट करता है। कुछ कैलकुलेटर में ई आ जाएगा स्क्रीन पे, कुछ में 10 आ जाएगा। अब 10 के बाद कुछ नहीं लिखना है आपको, बस 3 पावर लिखनी है, 3 लिख दिया, इसको डिवाइड कर दें 6.232, जो यहाँ पे है एक्सपोनेंट, माइनस ये वाला लें ऊपर से, माइनस कितना भाई 26, और बिस्मिल्लाह पढ़ के इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 1.6 के साथ 30, कितने करोड़ों अरबों खरबों फोटोन निकल रहे हैं, क्योंकि इससे ही, अच्छा ये बहुत बड़ी ही गिनती आनी चाहिए, वेरी वेरी लार्ज, यही जस्टिफाई करेगी कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि फोटोन जो है नजर तक नहीं आते हमें, तो सोचें कितने बारीक हैं, तो करोड़ों अरबों खरबों जितने ज्यादा निकलेंगे उतना ही हमारा न्यूमेरिकल सही है। समझ में आ रहा है ना बेटा, या मैं आपको बोर कर रहा हूँ? ओके, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। इसके बाद जनाब न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहे हैं एक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ जो है वो इलिमिनेट कर रही है एक मेटल को और इजेक्ट कर रही है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। पता है यहाँ से क्या हो गया भाई, यहाँ से स्विच हो गई कैटेगरी, यहाँ से आ रहे हैं जनाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शुरू के 3 क्या थे भाई, आप भी तो बोलो यार, ऊपर के 3 थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन भाई का आ गया। सर आपको कैसे पता है, इसमें तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा नहीं है, आपको कैसे पता है 3 में कहीं तो जो है ब्लैक बॉडी लिखा नहीं है, तो भाई जो समझा रहे हैं वो सुन रहे हैं, तब आपको भी पता चलेगा ना कैसे। उसने देखो उसमें वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखा हुआ था, पावर आउटपुट लिखा हुआ था, याद आ रहा है ये सब? जब दोबारा से वो पर्चे देखो आप कहेंगे सर देखें बार बार अपना लंबा कर रहे हैं काम। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे इलिमिनेट्स अ मेटल थ्योरी याद आई कि उस फोटो एमिसिव सरफेस को चमकाते थे हम, इससे भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या हाई एनर्जी रेडिएशन से। होता क्या था भाई इसमें से, याद आया कुछ? इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते थे, जिसको खास नाम दिया जाता था फोटो इलेक्ट्रॉन्स, थ्योरी भी पढ़े।
और वो फिर कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाते थे एनर्जी लेकर अपनी। गॉट इट? ये मेटालिक प्लेट होती थी, ये पूरा टॉपिक था। सही है। अगर अब ये वर्डिंग ने मैच किया आपको, इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को खास नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर एमिटेड ड्यू टू फोटॉन्स, यानी फोटोन ने आके हिट किया है उन हिडन, उन छुपे बैठे इलेक्ट्रॉनों को मेटालिक सरफेस में, और उनको वहां से इजेक्ट और डिसलॉज करके, किक आउट करके बाहर निकाला है, इसलिए इनका नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन्स के धक्के पे निकले हैं, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का ये लॉ बन गया कि photon has transmitted all of its energy to photon sitting residing inside the metallic surface. Got it? जवाब तो दिया करें बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसने दे दी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर निकले। अ सेकंड लाइट सोर्स, अच्छा वहां से रोशनी का बल्ब या लाइट सोर्स हटा के एक और लगा दी, वो लगा दी तो वो थोड़ी कमजोर थी, वो हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट थी, यानी पहले की वेवलेंथ अगर करें लैम्डा थी तो इसकी लैम्डा बाई 2 हो गई, हाफ मतलब यही हुआ ना बेटा। गुड। अब वो कह रहा है कि अब जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकलने लग गए। अब इस बुनियाद पे बताएं वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, यानी फाई नॉट या फाई, अगर आप फाई यूज कर रहे हैं तो फाई मैंने अपना बता दिया, मैं फाई नॉट यूज करूंगा। तो ये न्यूमेरिकल है मजेदार, यानी इंपॉर्टेंट तरीन, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। करके देखते हैं कैसे होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जब पहली लाइट सोर्स यूज की तो 1 इसलिए लिखा कि पहली लाइट सोर्स, ठीक, डाटा बनाना आ रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद सेकंड लाइट सोर्स तो 2, अब 2 जो है हाफ ऑफ फर्स्ट है, ठीक है। तो लैम्डा अगर ओरिजिनल की थी, यानी इसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, तो इस सेकंड वाली की होगी लैम्डा बाई 2। ओके ओके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हो गया डाटा। पूछ क्या रहा है भाई, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का सिंबल याद हो गया ना। काफी लोग चैप्टर नंबर 18 19 पढ़ गए, उनको ये लग रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं भाई, सिंबल्स कम है, चीजें दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा है तो सिंबल्स कम पड़ जाते हैं तो रिपीट होंगे, वरना ये मैथ्स में एंगल भी है। समझ में आ रहा है ना। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के कितने सारे फॉर्मेट बताए थे, उसमें से कौन सा वाला यूज होगा, कौन सा वाला यूज होगा। पहले ओरिजिनल लिख दें या डायरेक्ट भी आप ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इजाजत है, क्योंकि सारे इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, जो शुरू में लिस्ट बनाई थी उसको सामने जरूर रखें भाई अपने रजिस्टर पे लिखकर। अब इसमें फंस गया सवाल, बताएं क्यों फिर से। इसलिए सर के ना मेरे पास वेवलेंथ है ना मेरे पास वर्क फंक्शन है, दो अननोन एक साथ कैसे निकालूं। अब दो अननोन के लिए दो इक्वेशन बनाएंगे और डन हो जाएगा सवाल। मेरे साथ रहे यार मुसलसल, आप लोग से मेरी ये इंजन चलता है। अब ये जो है इक्वेशन कैसे बनाए सर, जो चीज चाहिए उसको एक तरफ पहले करें, फाई नॉट को इधर कर दिया, यानी कि वर्क फंक्शन को, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। और ये जो है म्यू सी अपॉन लैम्डा होता है, शुरू में ही लिस्ट बता चुका हूँ कि जब फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी तो ये, वरना वेवलेंथ से उसका रिलेशन है सी अपॉन लैम्डा। ओरिजिनल ये होता था हमारा मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में, जिसको हम कुछ लोग यू भी लिखते थे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे v स्पीड ऑफ लाइट है तो c हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी म्यू यूज हो रहा है ज्यादातर तो हम भी म्यू यूज करेंगे एफ के बदले। अब ये हो गया भाई सी अपॉन लैम्डा, और पहले की कितनी एनर्जी थी काइनेटिक, फर्स्ट लाइट सोर्स के टाइम में 1.0 रख दी, ठीक है जी। इसको पुट करके हमने इक्वेशन बोल दिया। अब सेकंड लाइट सोर्स पे आ जाए जल्दी से, वही फॉर्मूला दोबारा से लगाएं। अब 1 की जगह 4 एनर्जी है दूसरे सोर्स की, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन वेवलेंथ जो है सेकंड की वो हाफ ऑफ फर्स्ट है, हाफ ऑफ फर्स्ट है, ठीक है। हाजिर है ना भाई, इसलिए अब ये हाफ ऑफ फर्स्ट है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। अब ये गेम ऑन हो गई, क्योंकि इक्वेशन 1 दो अननोन, इक्वेशन 2 दो अननोन। अब मेन अननोन है इसमें, याद है ना भाई, हमारा वर्क फंक्शन। मेन अननोन लैम्डा नहीं है तो हम लैम्डा को कटाएंगे, वर्क फंक्शन को बचाएंगे, ठीक है। लैम्डा को कटाएंगे, वेव फंक्शन को बचाएंगे। अल्फाज मेरे समझ में आ रहे हैं ना। एक्सीलेंट, थम्स अप कर दिया मैंने आपके लिए। अब इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसमें से एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू को निकालकर इस एच सी ओवर लैम्डा की जगह पुट कर दूंगा। कैसा, इससे ये होगा कि वो कट जाएगा, फारिग हो जाएगा।
तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चला गया, यानी पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 की ये वैल्यू एचसी और लैम्डा की जगह 2 में पुट कर देते हैं। तो अब देखें ये अपनी जगह रहा, ये 2 अपनी जगह रहा, और ये पूरा आ गया आपका 5 नॉट प्लस 1.0। क्वेश्चन डन हो गया। क्यों? क्योंकि जो पूछा था वही बचा है। इतना भी मैथ्स तो आनी चाहिए ना बच्चों। ब्रैकेट खोला, 2 1 जा 2 1 जा, 2 में से उधर जाके 1 माइनस हुआ, 4 में से 2 इधर जाके माइनस हुआ। अच्छा, काफी सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि सर आप उल्टा माइनस करते हैं। ओ भाई, इसमें उल्टा सीधा कहाँ से आ गया? क्या बात कर दी तुमने स्टूडेंट बच्चों, क्या बात कर दी कि सर उल्टा माइनस करते हैं। उल्टा सीधा क्या होता है? ओ भाई, मैं उस तरफ ले जाता हूँ जहां पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आए ताकि माइनस को अवॉइड करूं। अब मैंने जो इशारा किया है, यानी कि अगर आपसे कोई कह दे 3 इज इक्वल टू एक्स, तो भाई मैं इसको लिखूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू 3। मैंने एक स्टेप फालतू का बढ़ाऊं पहले इधर उधर करने का, अनलेस कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो या सॉरी टू से कि मैथ्स बहुत कमजोर है। वरना तो भाई ये फिजिबल बात है कि ये उधर गया है 1 हो गया तो इसको लिखा इस तरफ, यानी कि साइड्स का इंटरचेंज होता है, उसमें साइन नहीं चेंज होता। सिर्फ एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाए ना, जैसे देखो इसमें एक टर्म को सिर्फ उधर ले गया था सिंगल टर्म को, तो साइन चेंज हुआ, प्लस हो गया। लेकिन जब दोनों साइड आप एक्सचेंज करते हैं तो उसमें साइन नहीं चेंज होता। समझ गए? तो अब ये हो गया 2। कितना प्यारा आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि ये बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल भी इसी कैटेगरी का है, सेम, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 430 नैनोमीटर वायलेट लाइट, नैनोमीटर या मीटर या एंगस्ट्रॉम में क्या चीज होती है बेटा? वेवलेंथ। सही है। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, पीको का मतलब, ये पीएम वो वाला नहीं है भाई कि 12 बज गए। पीको का मतलब -12, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और मिली का मतलब 10 की पावर -3। सारा एक जगह आ गया। अब सही से कीजिएगा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन गलत की तो भी काम खराब हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। वर्क फंक्शन इसमें गिवन है 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी पूछ रहा है इंसिडेंट फोटोन की, यानी जिस एनर्जी से आके टकराए वो फोटोन। जो डायग्राम बनाई थी याद है? दोबारा से देखो डायग्राम। ये यानी ये जो फोटोन आ रहे हैं ये अपनी एनर्जी एच न्यू लेकर आ रहे हैं। सही है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल रहे हैं, प्लस वर्क फंक्शन करके निकल रहे हैं, यानी अपनी कुर्सी से उठेंगे तो दौड़ेंगे ना भाई। तो ये कुर्सी उनकी थी मेटालिक प्लेट्स या मेटालिक फोटो एमिसिव सरफेस जिसमें वो बैठे हुए थे। पहले उठाएंगे वर्क फंक्शन करके, फिर चलाएंगे कि भाई रन फॉर योर लाइफ, पीछे रश आ रहा है, निकलो आगे भागो। तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। थ्योरी भी आ रही है साथ साथ, जे भाई सरजबाद का पैकेज। नैनोमीटर को मीटर कैसे बनाते हैं बता दिया। वर्क फंक्शन सही है। प्लांक्स कांस्टेंट आपको याद हो जाए तो अच्छा, बनना गिवन है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ई, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा इसके साथ मैक्स लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दें तो दिल रह जाएगा टीचर का भी और आपका भी कि यार मैं बड़ा सिस्टमैटिक काम कर रहा हूँ, कि ये तो पूरा सवाल को फॉलो कर रहा है कि मैक्स लिखा हुआ है मैक्स। क्योंकि मिनिमम कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वाले ही जो है वो इस प्लेट तक पहुंच पाएंगे भाई। जैसे आपने भी कभी मैराथन में हिस्सा लिया हो या एथलेटिक्स के मैदान में दौड़ लगाई हो, तो यहाँ तक वही पहुंचेगा, वरना कुछ बीच में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कुछ गिर जाएंगे, कुछ साइड पे बैठ जाएंगे। सबसे एनर्जेटिक ही पहुंचता है मंजिल मकसूद तक। तो आप लोग भी माशाल्लाह मेरे साथ है ना भाई, A1 की मंजिल मकसूद पर इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे मिलकर। एक्सीलेंट, दैट्स माय एनर्जी। E इक्वल टू एच म्यू, म्यू हो गया सी अपॉन लैम्डा। पुट करा, कैलकुलेटर चला लोगे ना भाई, दिस इनटू दिस। देखें मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा भाई काइंडली, फिर डिवाइड अगले स्टेप में। स्टेप ये है, वरना स्टेप के नंबर कट सकते हैं खतरनाक। डिवाइड अब किया, ये आ गया। अब यहाँ पे जरा आ गया टर्निंग स्टेज। क्या बताया था सर ने आज के लेक्चर में शुरू में, कि पार्टिकल्स की कहानी उसकी जबानी क्वांटा बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो नहीं। अब कहीं भी लिखा हुआ सवाल में कि एक्सप्रेस योर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोले सर जब बात सही बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं? नहीं भाई, पढ़ा रहे हैं। तो अब देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल नहीं जाना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है। तो इससे क्या पता चला, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाने के लिए हम बिस्मिल्लाह पढ़ के डिवाइड कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल से जाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड में गया। अब इसको इससे डिवाइड करें, कैलकुलेटर भी कम चला, ये इससे काट दी हुई। अब बस इसको डिवाइड करते हैं 4.625 को 1.6 से, तो यू विल गेट दिस बिग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आने वाले फोटोन की एनर्जी हो गई इतनी, यानी जो आ रहा था ना यहाँ से ये हो गया 2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी होगी।
अब उसने ये भी पूछा है कि जो निकलने वाले, भागने वाले, दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से, उनकी एनर्जी बताओ भाई। ये जो निकल के भाग रहे हैं इनकी एनर्जी बताओ। अब कॉमन सेंस आपका क्या कह रहा है फिजिक्स से पहले कि इनकी एनर्जी अब कम होनी चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन में भी तो यूटिलाइज होगी ना एनर्जी। ये एनर्जी दो पार्ट में यूटिलाइज होती है। ये नंबर देखे मैंने अपना काट दिया भाई, आप लोग व्हाट्सएप वगैरह कुछ कर रहे हैं मुझे, कुछ सवाल पूछने के लिए कोई नोट्स वोट्स मंगा ले, पीडीएफ मंगा ले भाई। एनर्जी ऑफ फोटोन यूटिलाइज इन टू पार्ट्स। वो दो पार्ट्स क्या है भाई, नंबर 1 है वर्क फंक्शन, नंबर 2 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट, दैट्स इट। अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जिंदाबाद। अब ये चाहिए, इसको उधर ले आके माइनस कर दे वर्क फंक्शन को, नजर आ रहा है। और 2.89 में से जो सवाल में 2.71 दिया हुआ था, दोनों को माइनस करवा दें और आपको पता चल गया कि भागने वाले, दौड़ने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी। चेकिंग भी हो गई इस न्यूमेरिकल में थ्योरी की, क्या कि जो आने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी इन दोनों चीजों का सम होती है। यानी अब आप इन दोनों को प्लस कर देना, अगर 2.71 वर्क फंक्शन और इसको बेटा काइनेटिक एनर्जी, तो जो अभी सर ने थ्योरी पढ़ाई मुख्तसर अंदाज में, वो जस्टिफाई हो जाएगी कि ये तो आगे 2.89 जो लेकर आया था फोटोन। गॉट इट, नॉट इट, कुछ तो बोल दिया करें बेटा। सर हम अभी आपसे कैसे बोल सकते हैं, आप बोले जा रहे हैं तो भाई अलग से जो है कमेंट करके फीडबैक देके कुछ बोल दिया करें कभी, उसमें तो आपके पास ऑप्शन है ना भाई। लेकिन चले एनी हाउस, इसके बाद आ गया भाई न्यूमेरिकल नंबर 6, स्पीड पकड़े वरना टाइम और गाड़ी छूट ना जाए। इसमें फिर से वही कैटेगरी सेम चले जा रही है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, बहुत लंबी कैटेगरी है ये। अच्छा ये न्यूमेरिकल 50-50 इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले दोनों बहुत पक्के कीजिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होती है जो एक तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि वो मिनिमम जिससे वो डिसलॉज हो जाता है इलेक्ट्रॉन अपनी मेटेलिक सरफेस यानी फोटो एमिसिव सरफेस से। आम जिंदगी कट ऑफ, यहाँ से कटो, हटो, बटो, याद आया तो आगे बढ़ाना है, वहां से हटाना है, तो फोटोन जो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन वहां से डिसलॉज होगा मेटेलिक फोटो इमेसिव सरफेस से, वो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, आगे वो कह रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी वही कट ऑफ वो है इतनी हर्ट्ज, इंसिडेंट लाइट जो इस्तेमाल हुई वो है इतनी हर्ट्ज। अब देखें जरा फर्क याद रखिएगा, इंसिडेंट लाइट जो है ना इसकी फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं होगी देन ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, वरना 100 घंटे तक भी वहां कोई बैठा रहेगा, कहेगा कुछ निकल नहीं रहा, कुछ निकल नहीं रहा, सर ने कहा था कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो वो कहेगा भाई थ्योरी भी तो बताई होगी, बस बैठे रहने का था, बैठे रहो कुछ निकलने वाला है समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए जरूरी है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यानी उस लाइट की जो हमने उस पर इंसिडेंट की, यानी जो अल्ट्रावायलेट सोर्स या कोई हाई एनर्जी सोर्स है लाइट की, वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो उस मटेरियल की, उस मेटेलिक प्लेट के अंदर की वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब जरा अगर गौर करें तो ये देखिए पावर 14 लिखा हुआ है और ये 13, 14 13 से बड़ा होता है, बोले हाँ या ना। इससे ये होगा कि सर डाटा बनेगा, देखिए ये ज्यादा वाला जो है म्यू लिखा और कम वाला म्यू नॉट लिखा, यानी ये इंसिडेंट हुई और ये थ्रेशोल्ड हुई, यानी कट ऑफ इज थ्रेशोल्ड। देखिए समझ के मजेदार अंदाज में पढ़ लेना, टेक योर इंटरेस्ट इन स्टडीज देन यू विल बी थ्रू इंशाल्लाह विद द फ्लाइंग कलर्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मेजर हुआ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करता है, उसके फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मिनिमाइज या फॉल डाउन टू जीरो करता है, गैल्वानोमीटर जीरो रीडिंग देने लगता है। इसी से पता चलता है कि मैक्सिमम एनर्जी कौन रखता है इन सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स में which are running towards the collector plate. Estimate of value of लो भाई, इसमें तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू ही निकालने बोल दी जो कि हमें याद होती है, लेकिन अब यहाँ पे वो कह रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू, प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहा है, यानी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल न्यूमेरिकल के प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, यानी ये हमारे कैलकुलेशन की प्लांक्स कांस्टेंट, यानी मतलब वो कि हम साइंसदान बन गए, हमने वो वाली कैलकुलेट कर ली जो प्लांक्स आपने दरियाफ्त की थी आज से 125 साल पहले।
यस 1900 एडी की है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। फ्रॉम दीज डेटा एंड डिटरमिन द परसेंटेज एरर। दो दो चीजें पूछ रहा है, एक तो प्लांक्स कांस्टेंट की एस्टिमेटेड वैल्यू ही पूछ रहा है और कह रहा है कि हमारे एस्टिमेशन में और एक्चुअल जो प्लांक्स कांस्टेंट होता है एक्सपेरिमेंटल जो हम याद कर करके बड़े हो गए, यानी ये वाला, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल लिख दिया मैंने, इन दोनों में कितना परसेंट का फर्क है। ठीक है, देखते हैं न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम करेंगे। डाटा बनाना समझ में आ गया ना कि कट ऑफ का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट का मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि न्यूमेरिकल करते वक्त हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का साइन यूज नहीं करेंगे। ये एमसीक्यूज के लिए, थ्योरी के लिए है कि नेगेटिव साइन शोज रिटार्डिंग पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव पोटेंशियल। सही है, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त हमें इसका पॉजिटिव साइन हमेशा यूज करें। सही है, यूज प्लस साइन फॉर कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यूज। ठीक हो गया भाई? ओके, आगे बढ़े भाई। अब प्लांक्स कांस्टेंट एक तो पूछ रहा है हमारे न्यूमेरिकल का, और एरर भी पूछ रहा है उसके अंदर। सबसे पहले भाई आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन जिंदाबाद। सही, इससे पहुंचे। अब देखें अब कौन सा फॉर्मेट यूज किया जिसमें ई वी नॉट आ रहा है। सर ये वाला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अगर ये यूज करूंगा तो पछताऊंगा, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। तो जब जिक्र नहीं, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं तो लिखे नहीं। समझ गए? रटे नहीं बच्चों, समझ के करें सर के साथ, तब आपका फायदा ही फायदा इंशाल्लाह। आगे की जिंदगी में जो यूनिवर्सिटी है वहां पे वो कहेगा कि टीचर नहीं मिलेगा ट्यूशन पढ़ाने के बाद। एच म्यू नॉट तो माइनस हो गया, एच कॉमन ले लिया। सर फॉर्मूला मेकिंग करते हैं पहले, पता है ना, ये देखिए फॉर्मूला मेकिंग हो रही है, कोई कैलकुलेटर नहीं चल रहा, क्योंकि एच को अलग कर रहा हूँ जो हमें चाहिए। अब एच आ जाएगा, इससे डिवाइड होकर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बिस्मिल्लाह करके ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, आपको नहीं पता? अभी तो बताया था पीछे भाई आज के लेक्चर में शुरू में फॉर्मूला लिस्टिंग में। इसको वी नॉट के पॉजिटिव देखे, इससे भी अंदाजा होगा कि यहाँ पे माइनस यूज करते तो क्या हो जाता, माइनस में एच आ जाता, विच इज नॉट परमिसेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये सब बारीकी होती है समझने की कि माइनस यहाँ पे क्यों यूज नहीं किया। अगर बिल फर्स्ट को समझ नहीं आ रहा था कि सर ने क्यों वहां पे गया, मतलब मैंने समझा दिया था वो भी। अब मल्टीप्लाई काइंडली अलग से कीजिएगा भाई, इस माइनस को अलग से कीजिएगा, अब यहाँ पे जाके डिवाइड कीजिएगा। समझ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप, मल्टीप्लाई अलग, माइनस अलग, अब इन दोनों का डिवाइड। अब ये आपका एच आ गया जूल। अब ये गौर करिए तो फर्क आ गया, हमारा ओरिजिनल कहाँ था? ओरिजिनल तो ये था 6.63, जिसको एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, एक्चुअल। सही है, अब हमें इससे इसके, यानी एक आंसर तो ये हो गया एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, यानी न्यू प्लांक्स कांस्टेंट आ गया। अब इसकी हमें एरर चाहिए। एरर जो है हमेशा बड़े से छोटे में आती है। अच्छा आप इसको इधर उधर लिख सकते हैं, मैं चूंकि लिख चुका था तो मैंने गंदगी नहीं मचाई, आप लोग सीधा लिखिएगा। सीधा मतलब यानी बड़ी वैल्यू ये है ना, 6.63 बड़ी है ना बेटा, 6.63 बड़ी है 6.4 से। हाँ बोले, इसलिए मैंने लिख दिया था, फिर उसके बाद मैंने कहा ये तो ये गलती नहीं हुई थी तो गंदगी नहीं मचाई मैंने, मार्कर से काम किया। तो इसलिए अब आप ये बड़े वाले को पहले लिखें, छोटे वाले को बाद में लिखें, ताकि माइनस करें तो पॉजिटिव आए, क्योंकि परसेंटेज भी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। मैं बुरे से बुरे नंबर भी लूंगा, जीरो लूंगा ना, -10 नंबर ले लिया तो अगला कहेगा क्या मतलब है इसका। समझे? तो इस लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करें, यानी ये 6.63 एक्सपोनेंट -34 -6.4 एक्सपोनेंट -34, ये जो ऊपर है माइनस बार बार पावर का ले रहा हूँ, इज इक्वल टू आ गया आपका ये 2.3 करके न्यूमरेटर वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको डिवाइड कर दें। अच्छा ख्याल रहे, परसेंटेज जैसे हम अपनी जिंदगी में निकालते हैं कि हाउ मच अपॉन एक्चुअल ओरिजिनल, तो अब ओरिजिनल हमारा ये वाला है, इस ओरिजिनल से हम डिवाइड करेंगे, यूं समझ लें कि ये डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 हो गया। अब समझे मतलब, चेंज अपॉन चेंज इन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल मल्टीप्लाई 100। तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल क्या है भाई? एक्चुअल प्लांक्स कांस्टेंट यानी 6.63 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर चुके थे, नहीं भाई 3.46। ठीक है, यानी इतना एरर आ गया हमारे प्लांक्स कांस्टेंट में। और क्यों आया पता चला, इस थ्योरी क्या थी, यानी आप जो लाइट सोर्सेज यूज करते हैं उसकी वजह से एक्चुअल
कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज भी डेविएट कर सकती हैं, एरर इरेनियस हो सकती हैं। तो ये न्यूमेरिकल भी 50-50 इंपॉर्टेंट के साथ है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर से। ठीक है जनाब, और ये जो लिखता हूँ ये रिजल्ट है, आप रिजल्ट अलग से हेडिंग लगा के भी लिख सकते हैं, और इस तरह मेरे स्टाइल जेजेसी भाई सरजबाद के स्टाइल से भी लिख सकते हैं। चॉइस इज योर्स। चले भाई, टॉपिक चेंज हो गया, यानी कैटेगरी 3 आ गई, जिसका नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखेंगे अभी थोड़ी सी थ्योरी इसकी। एक्सरेज, इसमें एक्सरेज जरूर यूज होती है, ये मेक इट वेरी क्लियर एमसीक्यूज के लिए भी। एक्सरेज आई 300 केवी की एनर्जी लेकर, और कॉम्पटन स्कैटरिंग। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल में एक अच्छी बात होती है कॉम्पटन स्कैटरिंग में, कि इसमें लफ्ज लिखा हुआ होता है मोस्टली, यानी इसके डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन पकड़ लेता है स्टूडेंट। बाकी जैसे पीछे देखें फोटो इलेक्ट्रिक में हमें पकड़ना है खुद से, ब्लैक बॉडी वाले में खुद से। इसमें देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन का लफ्ज अक्सर लिखा हुआ होता है, तो इतनी इसमें हेक्टिक सूरत हाल क्वेश्चन पकड़ने में तो नहीं होगी, उससे जान छुड़ाने में हो सकती है, पकड़ने में मसला नहीं है भाई। एक्स रेज आर डिटेक्टेड एट एन एंगल, यानी ये वो स्कैटरिंग एंगल हो गया जिसपे फोटोन धक्का खा के घूम गया। अब बताएं कॉम्पटन शिफ्ट कितनी हुई, एनर्जी कितनी लेकर वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सरेज स्कैटर हो गई, और तीन तीन चीजें पूछ रहा है भाई, यानी वो एनर्जी। अब इसकी थ्योरी बतानी पड़ेगी तब आपका मजा आएगा सवाल। यानी हुई कहानी ये कि ये फोटोन एक्सरे वाला आया, ठीक है, बल्कि इसको मैंने यूं क्यों बनाया, ये फोटोन एक्सरे वाला आया, ठीक है, एच म्यू एनर्जी लेकर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साहब, इलेक्ट्रॉन भाई बैठे हुए थे, सुकून से कैलुला कर रहे थे। फोटोन ने इनको धड़ धक्का मार दिया नींद से उठा के, खुद ये चले गए फोटोन साहब दूसरी तरफ, और इलेक्ट्रॉन मियाँ को कहा कि निकलो भाई दूसरी तरफ। अब ये जो है ये स्कैटरिंग एंगल हो जाता है स्कैटर्ड फोटोन का, और ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल। इससे ये पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में a photon incident photon completely utilizes its energy or transforms its energy to a single electron only। सही है, इसमें पार्शियली कर रहा है, इसमें देखें अपनी एनर्जी को पूरा जीरो नहीं कर रहा है, खुद स्कैटर हो रहा है, स्कैटर्ड फोटोन, और इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल कर रहा है। इसका मतलब इसकी पार्टली बच रही है और इसकी पार्टली एनर्जी गेन हो रही है, यानी पार्ट लॉस पार्ट गेन, कंजर्वेशन इसमें भी रही। सही है, समझ गए, ये है कॉम्पटन इफेक्ट की कहानी। मुख्तसर बताइए, वरना ये पूरा पूरा लेक्चर 1 घंटे का मेरा आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, थ्योरी लेक्चर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिजिक्स थ्योरी पढ़ने के लिए भी। एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन, किलो का मतलब कितनी बार बताऊं भाई, 10⁻³ अब यहाँ पे जरा ध्यान दें, हमारा काम जो है वो वेवलेंथ निकालने का है, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ यानी डेल्टा लैम्डा। अब वेवलेंथ मीटर में होती है, बोले हाँ, अब ये तो मिसमैच हो जाएगा क्योंकि मीटर है ऐसा यूनिट और यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो इसमें जरा ये बात बहुत कीमती आ गई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पे अगर आपने जूल नहीं बनाया तो मिस मैचिंग हो जाएगी, यानी मिक्स यूनिट चलना शुरू हो जाएंगे कैलकुलेशन में, और डी एंड हो जाएगा इतने मजेदार न्यूमेरिकल का भी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये मतलब क्या हुआ कि हमने न्यूमेरिकल को दफना दिया बगैर किसी रोए धोए। समझे बात, तो इसको अवॉइड करें भाई, कि यहाँ पे कन्वर्जन इसलिए जरूरी है कि यूनिट सेम है, क्योंकि देखें एच जो यूज होगा इस फॉर्मूले में, ये भी देखें इससे अंदाजा होता है सर को, आपको भी होना चाहिए। माशाल्लाह मेरे साथ मेहनती बच्चे आ गए सारे। देखें एच के जब यूनिट्स होंगे जूल, ठीक है, सी के हो गए मीटर पर सेकंड, तो जब सारे चल रहे यूनिट्स ऐसे, तो आप खुद ही समझेंगे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे ई वाली जगह पर, तो एच के यूनिट्स जूल सेकंड, सी के यूनिट्स मीटर पर सेकंड, लैम्डा यहाँ से मीटर में लाएंगे हम, ठीक है, या सवाल में जो है उससे, तो मीटर वाली जब वैल्यू आएगी तो सब जो है तो ये जूल में होना चाहिए ना भाई, समझे कुछ कहानी ये चीज। अब जल्दी से आ जाए वापस, एनर्जी ऑफ, अच्छा 1 इसलिए लिख दिया कि ये आने वाली की एनर्जी है, और 2 लिख देंगे जाने वाली की, वरना आई और एफ भी लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल का चॉइस इज योर्स। प्लांक्स कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, वरना गिवन करेगा, स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन करेगा, स्कैटरिंग एंगल 30 दिया हुआ था। अब कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब याद रखिएगा,
यानी शिफ्ट इन वेवलेंथ। काफी लोग कहते हैं शिफ्ट का मतलब सर हम तो अभी शिफ्ट नहीं हो रहे इस घर से या इस कोचिंग से। कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब शिफ्ट इन वेवलेंथ। इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको, अभी एंड में बता दूं, अभी बता दूं भाई दिमाग से ना निकल जाए, कि जब शिफ्ट होती है ना तो इसमें जो है वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी यूं समझे कि फाइनल जो स्कैटरिंग फोटोन की वेवलेंथ होगी वो बढ़ जाएगी और इनिशियल वाले की कम रहेगी, जबकि इसके काउंटर पार्ट में फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है धक्का खाकर। और रीजन है बड़ी आसान सी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पीछे हम बता चुके हैं आज ही के लेक्चर में। डू यू रिमेम्बर? यस, ओके। अब पुट एंड गेट है पहला पार्ट, तो जल्दी से पुट एंड गेट कर लेना चाहिए। देखिए ये कहाँ से आया, दिखाऊं? आप लोग याद नहीं रखते, हम ही दिखाएं यार, ये तो जाती है। ये देखें भाई, पहला पेज दिखाया था आज के वीडियो के शुरू में, आपने तस्वीर खींच ली थी। ये देखें भाई कि ये कांस्टेंट है, अगर आप फीड करेंगे तो ये आ जाएगा। सर करके दिखाएं, ये लो भाई जल्दी, बहुत तेज। 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइड में क्या क्या था भाई, एम नॉट यानी 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31, और डिवाइड में क्या था, सी यानी 3 एक्सपोनेंट 8। आया कि नहीं आया भाई? नो जादू, नो फेक न्यूज, जेजेसी। अब इसको जाके आप 1 माइनस कॉस 30 कैलकुलेटर के साइंटिफिक से निकालें, माइनस करें पहले और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका शिफ्ट इन वेवलेंथ का पहला पार्ट तो हो गया ठंडा ठंडा, जो सवाल उसने पूछा था शिफ्ट इन वेवलेंथ। आगे जो है पूछा उसने एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे, यानी जो गई है एक्सरे धक्का खा के आगे, यानी उसके फोटॉन्स, उसकी एनर्जी बताएं। तो अब वो उसी वक्त आ सकती है जब हमें ये पहले पता हो कि आने वाले की एनर्जी और उसकी वेवलेंथ क्या है, क्योंकि उस वेवलेंथ से हम वहां तक पहुंचेंगे, वरना ये सवाल हो जाएगा उलझ के कंफ्यूज। तो अब पहले एच म्यू प्लांक्स लॉ जिंदाबाद, इससे सी अपॉन लेमडा, इससे लेमडा 1 तक हम पहुंचेंगे। क्योंकि लेमडा 1 तक क्यों पहुंचेंगे भाई, ये भी मैं ही बताऊं, क्योंकि लेमडा 1 आएगा तो लेमडा 2 आएगा, रास्ता बन रहा है। क्योंकि एनर्जी जो आएगी, एनर्जी बिग क्वेश्चन मार्क, will only be able to found when this lambda 2 is found। भाई इंसिडेंट में तो 1 होगी ना भाई, जो अभी बताया, आने वाली 1 जाने वाली 2, यानी इसको आप 2 कहो इसको 1 कहो, सही है। तो अब जरा रास्ता बना, यानी कि अब 2 की तलाश में निकलेंगे हम पहले, क्योंकि 2 देखें यहां से, क्योंकि लैम्डा 2 अभी बता चुका हूं कि स्कैटर फोटोन की, एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। अब शिफ्ट हम निकाल चुके थे, ठीक है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई, क्या करूं आप बता दो। चॉइस में छोड़ दूं सवाल, ये क्या बात करी भाई, मैं नहीं छोड़ रहा, मैं करूंगा। इधर देखें, अब यहां से एच सी और ई वन, ई से लेमडा 1 1, ई से लेमडा 2 2 करेस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे वैल्यूज रख के कैलकुलेटर इतिहास से चला, इससे आपके पास लेमडा 1 यानी इंसिडेंट फोटोन की, एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ आ गई, समझे। अब अगर ये समझ में आ गया तो फिर रास्ता ये, आप उससे आगे गाड़ी निकाले तेजी से, कि क्या मंजर है। मंजर ये है भाई कि अब इसके जरिए हमारा लेमडा 2 आ जाएगा, ठीक है। लेमडा डैश तो उस ये डेल्टा लेमडा तो हमने ये निकाला है ना भाई, शिफ्ट इन वेवलेंथ, सही है। अब ये पुट करें और दोनों को प्लस कर दें, इससे भी पता चला कि देखिए दिस प्लस दिस मींस लेमडा 2 हमेशा बड़ा होगा लेमडा 1 से। अब इससे आगे लेमडा 2, इस लेमडा 2 को ले आके हम यहाँ पुट दें, यानी ये वही वाली कहानी बनी, E2 इज इक्वल टू एच म्यू 2, एंड म्यू 2 इज सी ओवर लेमडा 2। सर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहले ये लिख दें फिर ये, भाई चॉइस आपकी, अगर आप कंफ्यूज नहीं होते, इजाजत है ये फॉर्मूले की भी, ये वाले फॉर्मूले की भी। फ्लो बस ना टूटे, 3 घंटे का पेपर है, उसी में सब कुछ करना है ए और ए वन वाले को। तो जो ए और ए वन वाले उनके लिए टाइम बहुत कीमती होता है, उसमें स्पीड फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अब इसको डिवाइड करें, लेकिन फिर वही बारीकी आई कि सर उसने तो सवाल में कहीं भी नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, द एनर्जी ऑफ रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन, पूरा सवाल साफ सुथरा आपके सामने लिखा हुआ है सर, जवाब में कहीं नजर आ रहा है इसमें। और ये बुक खोले, बुक की वर्डिंग लिखता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे बुक खोल के दिखा दूं, या मल्टीमीडिया पे आपको जो है वो टच स्क्रीन के साथ अपनी वीडियो बना दूं, वो मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं पेन से और हाथ से काम बहुत करता हूँ। आप भी करने की आदत डालें, कि हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अलकासिबो हबीबुल्लाह। चले भाई,
इससे अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाने के लिए डिवाइड पक्का हो गया ना भाई। अब तो ख्वाब में भी आने लगेगा सर एक ही चीज कितनी बार बोलते हैं। इससे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा डिवाइड से, बन गया। अब इसमें अगर गौर करें तो 10 की पावर 5 आ गई जो कि बहुत बड़ी है, तो इसके अंदर हम 2 डेसिमल इधर मूव कर लेते हैं। लॉग वगैरह पढ़ा है कि डेसिमल को अगर राइट पे मूव करें तो 10 की पावर माइनस हो जाती है। तो 2 डेसिमल मूव किया तो 5 में से 2 कम कर दें भाई, 3 हो जाएगा। 3 आ गया। 3 का मतलब क्या होता है भाई, किलो। सर ये जरूरी है बनाना? अगर बना ले तो अच्छा है, अगर नहीं बना पाए तो कोई गुनाह नहीं है, वहां पे रुकने पे भी आपके नंबर कटने का चांस बहुत कम है। लेकिन बड़ी पावर्स आ जाए तो उसमें फिजिबिलिटी होती है कि आप प्रीफिक्सेस यूज करें। बेटर टू यूज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब ये किलो, मेगा, गीगा या मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। सही है, किलो मेगा वगैरह यूज करना बेहतर है, या मिली, माइक्रो, नैनो, पीको यूज करना बेहतर है। सही है। अब ये रास्ता बन गया कि अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने भी तो धक्का खाया बेचारे ने, इसकी एनर्जी। अब ये इसकी एनर्जी, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाएं कि इसकी एनर्जी यहाँ से 2 हिस्सों में गई, तो इसका अंदर इसकी एनर्जी इन दोनों का माइनस हो जाएगी। कॉमन सेंस न्यूमेरिकल है, यानी ये बीच वाला तो थोड़ा दिमागी था, ये कॉमन सेंस है कि आने वाले फोटोन की टोटल एनर्जी 2 हिस्सों में गई। यानी समझे कुछ कहानी, ये E1 इज इक्वल टू स्कैटरिंग फोटोन प्लस रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन। ये टोटल एनर्जी लेकर आया था फोटोन, ये स्कैटर हुआ था फोटोन, और ये रिक्वायल हुआ था इलेक्ट्रॉन। तो बताएं, आने वाले ने अपनी एनर्जी 2 हिस्सों में तकसीम की, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब इसकी अगर चाहिए तो ये माइनस हो जाएगी। कैसा बेहतरीन न्यूमेरिकल। सर ये तो बहुत लंबा है, कैसे हम करेंगे 8 से 9 मिनट में? आप अपनी वीडियो में पेपर अटेम्प्टिंग में बोलते हैं तो भाई एवरेज बनती है ना। ठंडा गर्म न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल 6 मिनट में करें, इसको 13 मिनट तक करते रहे। कितने मिनट में 2 कर लिए? 19 मिनट में खत्म कहानी। एक एक न्यूमेरिकल करके थोड़ी घड़ी देखते हैं बच्चों, हम लोग बड़े स्टूडेंट है भाई, फर्स्ट सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कॉम्पटन ही का चल रहा है। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है। अच्छा, इसमें 4 पार्ट है, चारों एक साथ नहीं आ सकते, ये सब पता है। इसमें बहुत बहुत पार्ट होंगे ना, ज्यादा ज्यादा 2 पार्ट आ जाएंगे, एनी 2 पार्ट इन एग्जाम्स। 3 3 4 4 पार्ट वाले न्यूमेरिकल एक साथ नहीं आ सकते। जैसे पिछले में भी देखे 3 चीजें पूछी है ना, 2 पूछ ले, इसमें भी 2 पूछ ले। वो कह रहा है एक फोटोन है जो कोलाइड करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इससे पहचानेंगे कि ये कॉम्पटन इफेक्ट का सवाल है, वरना देखें आगे कॉम्पटन इफेक्ट सवाल में लिखा हुआ है जो मैंने पहचान सेटिंग बताई है। व्हाट इज फोटोन? अच्छा, पिछले सवाल का रिवीजन जैसा है, तेज तेज करें। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे रंग क्यों बदल गया पेन का, तो ये थोड़ा जो है, ये हमारे मार्कर कभी खत्म भी हो जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि फोटोन की जो कॉम्पटन वेवलेंथ है वो ये है। फोटोन की वेवलेंथ जो टकराने के बाद है वो बताओ किस एंगल पर गया, एंगल पूछ रहा है इसमें, पिछले में गिवन था। इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर गया, ये अब जरा ये पार्ट जरा दबानी है, देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पिछले सवाल जैसा सब कुछ है सवाई थर्ड पार्ट के। देखते हैं भाई, आने वाला फोटोन, याद ना, अब दोबारा डायग्राम दिखाऊं, नहीं दिखाऊं ना, वो जो आया था इनिशियल फोटोन एक्सरे, वो कॉम्पटन वेवलेंथ का मतलब हो गया कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, जो जाता है फोटोन उसकी लैम्डा 2, जो स्कैटरिंग एंगल होता है, यानी थीटा का मतलब जो होता है इसका स्कैटरिंग एंगल, और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरिंग होता है। ये डायग्राम में मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? आप बताओ ना बेटा, तो मैंने बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था? ये ने भाई बता दिया। फोटोन जो है वो स्कैटर हुआ थीटा पर, और इलेक्ट्रॉन जो है रिक्वायल हुआ 5 पर। सही है, तो तसल्ली हो गई, गुड। और इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी लेकर बाकी में हिल गया वो। अच्छा, अब यहाँ पे जो है नसीब है आपका कि उसने लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी पब्लिश्ड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरूर लिख दे, वो आपको दिमाग में रहे, जो सर जब बात बताई वो ज्यादा ऑथेंटिक है कि आपको पता हो कि पार्टिकल्स
एटॉमिक पार्टिकल्स स्पेशली चैप्टर नंबर 24 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बनाने की आदत बना लें। देखिए पिछला सवाल जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हो रहा है, जल्दी से करें भाई। लैम्डा 1 यहाँ से उठाया, डेल्टा लैम्डा यहाँ से उठाया, जस्ट पुट किया, कैलकुलेटर में प्लस किया, आ गया। पहला पार्ट तो था हलवा, अब दूसरा पार्ट है अखरोट। जरा ध्यान से, कॉम्पटन शिफ्ट जब तक नहीं आएगी तो उसमें से हमारे थीटा अंदर फंसा हुआ है ब्रैकेट में, लेकिन नो टेंशन। डेल्टा लैम्डा सवाल में से ले भाई, यहाँ से 2.43 करके पुट कर दे इस डेल्टा लैम्डा की जगह। एच और एम नॉट सी आप सर के स्टाइल से भी निकाल सकते हैं, और जो शुरू में बताया उससे भी कर सकते हैं, यानी इसकी जगह आप डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको एक दिन बताया था। ये एच और एम नॉट सी को आप डायरेक्ट ये वाला यूज कर सकते हैं। 2.426 अलाउड है, ये अलाउड है। वरना यहाँ पे देखिए लिख दिया है मैंने यहाँ पे, वरना इसके बदले आप और करके ये पूरा फीड कर सकते हैं। 2.426 एक्सपोनेंट -12 यू कैन यूज डायरेक्टली, अलाउड है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना बेटा, समझे। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको पूरा कैलकुलेटर में डाल दें और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो डायरेक्टली डिवाइड में चला जाएगा ना भाई, क्योंकि जब ये आप नहीं लिखेंगे सिर्फ ये लिखेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा इस 2.43 के साथ। 1 माइनस कॉस थीटा का ब्रैकेट अलग हो जाएगा, यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसके बदले स्टाइल चलाएंगे तो ये वाला स्टाइल चलेगा यू 2.426 एक्सपोनेंट -12 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ये और वाला स्टाइल भी दिखाते साथ, ये कट गया, इससे डिवाइड करें यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए 4 4 4 2 2 2 तो ये 1 आ जाएगा। 1 माइनस कॉस, तो कॉस इज 1 माइनस 1। देखा, दुनिया गोल, मैथ्स गोल, अखरोट गोल। चाहे दूसरे पाथ से गए चाहे फर्स्ट पाथ से गए, दोनों पाथ ने एक ही मंजिल पहुंचा दी कि आपके ऊपर अब चॉइस है। सर ने एक ही वक्त में दो तरीके बता दिए कि यू कैन यूज डायरेक्टली दिस कांस्टेंट रेशियो और यू कैन फीड इट इंडिपेंडेंटली, देन कैलकुलेटर, देन यूज दिस। यानी 90 डिग्री पे, ये तो बहुत खतरनाक किस्म का इलेक्ट्रॉन था कि उसने यूं करवा दिया इसको, 90 डिग्री पे घूम गया बेचारा। उसी वक्त होता है जब बहुत ही पक्का किस्म का इलेक्ट्रॉन जो है आ जाए, तभी तो बिल्कुल दीवार की तरह उसको कहेगा परपेंडिकुलर निकलो। इसमें क्या है भाई, अच्छा ये मैं कह रहा था कि तीसरा पार्ट इसका देखेंगे, तो ये देखें, इलेक्ट्रॉन का एंगल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। नो पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर, नो पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर एंगल, सही है। तो सर क्या करें फिर, सिर्फ वर्डिंग में फिर लिखेंगे कि कंजर्व रखने के लिए मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन को इस तरह जाना होगा एक्स वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बनाते हुए कि स्मॉलर एंगल पर जाए, यानी इलेक्ट्रॉन रिक्वायल होकर पीछे रिबाउंड नहीं कर सकता, आगे ही कहीं जाएगा। जब आगे ही जाएगा यानी समझेंगे यू क्या वो, ये इनिशियल लाइन है ना भाई एक्स एक्सिस वाली, और ये वाई एक्सिस की लाइन है, सही है, नेगेटिव वाई एक्सिस की, फोटोन की पॉजिटिव वाई एक्सिस की थी। तो अब ये वाला एंगल जो है आप खुद ही बताएं, आप लोगों को मैथ्स आती है मुझसे अच्छी, बताएं ये एंगल, आप बताएं ना, मैं क्यों बताऊं, मैं बताऊं, चलिए ये एंगल 90 से छोटा लग रहा है कि नहीं, डी रखने की जरूरत नहीं है, कंपास रखने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही पता चल रहा है भाई प्रोटेक्टर के बाद। तो सिर्फ ये इसमें थ्योरी लिखनी होगी कि हमेशा कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस फिनोमिना में इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरिंग एंगल 90 से छोटा होना चाहिए, छोटा है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। चौथा पार्ट जो है इस लिहाज से मजेदार है कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक का तड़का भी आ गया कॉम्पटन के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तड़का। सर क्यों लग रहा है, सवाल फिर पढ़ के बताऊं यार, ये तो आप लोग यार क्या करवा रहे हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब आने वाला जाने वाला सबका जिक्र आएगा तो वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही होगा ना, क्योंकि आने वाला अपनी एनर्जी लेकर दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक थी नहीं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी ये, अभी के अभी 3 न्यूमेरिकल आज ही कराए थे यार, भूल गए। ये तो नहीं करो यार, आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है, आप लोगों की एनर्जी डाउन तो सर डाउन। अच्छा म्यू को सी अपॉन लैम्डा कर दिया, एच सी कॉमन ले लिया। अब कैलकुलेटर बड़ा सही से चलाइएगा इस सवाल में, वरना ये खतरनाक हो गया, क्योंकि हमें जो चाहिए एनर्जी उसके राइट हैंड साइड पे वेवलेंथ है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो इस सवाल में नहीं गिवन है ना। तो अब जरा कैलकुलेटर 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 6 एक्सपोनेंट -12, ये जो है इसका डिवाइड यहाँ पे लिख दे दिया भाई ये, ठीक है, राउंड ऑफ करके, और ये 1 डिवाइडेड बाई
8.43 एक्सपोनेंट, बोले जल्दी से, यहाँ पे क्या है भाई -12 आ गया भाई 1.186। अब सीधा है कैलकुलेटर, इन दोनों को माइनस करें, जो आए इसको ये बाहर के H और C के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करें, फिर हाजिर दिमागी कि जूल में आ गया है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन और फोटोन इन सब चीजों की एनर्जी चाहिए होती है, बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नेसेसरीली, तो इसको हम अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए डिवाइड मार देंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो इस तरह आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 पार्ट के साथ ये आ सकता है। ठीक हो गया। अब है इस चैप्टर का एंडिंग, और 5 मिनट से 10 मिनट की वीडियो शायद, या उससे भी कम। क्यों? क्योंकि सर वजह यह है कि अब एक एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, बीच का जो एक न्यूमेरिकल नहीं है वो एमसीक्यूज है। ये कैटेगरी 4 आ गई, जिसका नाम है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। जस्ट पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है, तो इसे बहुत तेजी से करेंगे, नो टेंशन नो मेंशन। डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल में भी एक खूबसूरती है, और वो ये है, अच्छा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसके सवाल में भी डी ब्रॉगली का लफ्ज जरूर लिखा हुआ होगा, लाइक कॉम्पटन के सवाल में कॉम्पटन का लफ्ज। वो कह रहे हैं डी ब्रॉगली की वेवलेंथ बताओ जब ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन हो। अच्छा, कंप्यूटर साइंस वाले जरा ध्यान रखिए, केमिस्ट्री का इसमें टच आ रहा है, केमिस्ट्री टच, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है भाई ये नहीं पता होगा तो ये सवाल फंस जाएगा। हाइड्रोजन जो है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये होती है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में होता है, केमिस्ट्री वाले तो यूं पहुंच जाए फर्स्ट ईयर के फिजिक्स से नहीं केमिस्ट्री से, और सेकंड ईयर वाले कंप्यूटर साइंस वाले इस चीज को जरा याद कर लें, कंप्यूटर साइंस वाले इसको लर्न करें कि ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की एनर्जी होती है, क्योंकि अगर ये याद नहीं करेंगे तो ये सवाल फंस जाएगा। अब एक सवाल आया इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों में, सर ये गिवन नहीं करेगा? 50-50 कर भी सकता है, नहीं भी, मे और मे नॉट बी गिवन। तो अब आपके ऊपर इतनी बड़ी वैल्यू और मुश्किल वैल्यू नहीं है, याद कर ले। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सही माइनस होती थी, माइनस बिल्कुल होती थी, लेकिन अगर माइनस ले लूंगा तो यहाँ पे रूट में माइनस आएगा, आयोटा इमेजनरी आ जाएगा, स्टफ हो गया सवाल, मैथ एरर का कैलकुलेटर आ गया, मुझे टेंशन हो गई, मैं कौन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ओ भाई ये सर जो बताते हैं इसको नोट किया करेंगे, इसको कहाँ पॉजिटिव यूज करना है साइन, कहाँ नेगेटिव। अब इसके अंदर देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मास जो है वो किलोग्राम में होता है। अब इसमें भी खिचड़ी ना पक जाए कि मिक्स यूनिट रख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल। अब यहाँ पे जरा रिवर्सल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये गलती ना हो देंगे, और ये गलती उसी वक्त होती है जब आप बहुत बुरे तरीके से रखते हैं। इस रिलेशन को याद रखा हुआ है ना आपने अगर, तो कभी भी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। मेन रिलेशन को याद रखें, उससे सारे काम करें। अब खुद देखेंगे इससे इसमें जाना है, इससे इसमें जाना है। अब मुझे देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाना है, तो सामने ही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कर देंगे। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे वाले सवालों में था, तो देखें डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जूल इधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, एज सिंपल दैट। सही। अब ये सवाल डी ब्रॉगली का है, तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला पहले सोचा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, फंस गया सवाल। क्यों? बोले क्योंकि मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे पी का मतलब है मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वी नहीं है, वी होगा तो मोमेंटम होगा ना, बताएं। अब यहाँ पे वी निकालेंगे तो पुट होगा, अब बन गया रास्ता, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब 2k अपॉन एम क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर होता है तो रूट आ गया, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें, बिस्मिल्लाह। अब 2 को k से, यानी ये जो जूल वाली एनर्जी है, कन्वर्जन इज मस्ट, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रूट लें, ये आ गई वेलोसिटी। किस चीज की आ गई भाई? डी ब्रॉगली की थोड़ी आ गई, वो तो जो है बंदा था तेज दौड़ेगा। हाइड्रोजन में क्या चीज होती है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार आ गई। अब इलेक्ट्रॉन की अगर रफ्तार आ गई तो देखें इलेक्ट्रॉन ही का मास रखा, लोग सोचे थे मास किसका रखें, डी ब्रॉगली का मास कैसे रखोगे, वो 50-60-80 किलो का था भाई, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मास अगर आ गया तो इससे अब इसका मास तो मुझे याद है, मास और ये सब रख के वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आपका रास्ता बनाएगी सवाल में कि यहाँ पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से बहुत एहतियात से, पहले ये मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, जो आंसर आ जाए वो मीटर में। अच्छा ये करना ऑप्शनल है कि एमस्ट्रॉन्ग में बनाया ना बनाए, आप अगर ऊपर मीटर में रुक जाएंगे तो ओके है, सही है, ऑप्शनल है ये।
क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। और ये भी मैंने बताया कि अगर ये आपको फिजिबिलिटी लग रही है तो करने कोई कसम नहीं है। जो ये स्टूडेंट परेशान रहते हैं सर नंबर तो नहीं कट जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं कटेंगे, अपना डोंट सिंक योर हार्ट। आखिरी सवाल आ गया भाई कैटेगरी 5 का, यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हेजनबर्ग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ही न्यूमेरिकल, एक ही। अच्छा ये इंतहाई कम इंपॉर्टेंट है, खुद ही देख लेंगे आप लोग, लेकिन चलो दिखा देता हूँ भाई जो लोग शौकीन है। अनसर्टेनिटी का लफ्ज जरूर लिखा है भाई इसमें, सही है। प्रिसीजन दी भी है। और बॉलिंग बॉल, अगर आप में से भी कोई बॉलिंग बॉल खेलता है, वो जो बड़े शाही लोगों का खेल है, वो बॉलिंग बॉल होता है जिसमें हम थ्रो करते हैं तो वो सारे जो बुत खड़े होते हैं वो गिरते हैं। सॉरी ये लफ्ज मैंने बोला है, लेकिन अगर आपने खेला हो, आमतौर पे ऐसे खेल ना खेला करें, मेरी नसीहत वसीयत है, बाकी आपकी मर्जी। स्पीड दी भी है वी, ठीक है जी, स्पीड है ना भाई ये, वी हो गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए वरना गिवन कर देगा, ठीक है। मास ऑफ बॉलिंग बॉल जो हमने फेंका है उसका मास, बॉल। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन अभी मैंने थ्योरी में शुरू बताया, डेल्टा का मतलब यहाँ पे होता है अनसर्टेनिटी, चेंज भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर जो यूज किया था हेसेनबर्ग ने, उसका डेल्टा का मतलब था अनसर्टेनिटी, सही है जी। अब इसको पुट एंड गेट फॉर्मूला बस याद हो आपको, नॉन फैमिलियर सा फॉर्मूला है हेसेनबर्ग का, यूज किया। इसके अंदर डेल्टा पी को क्रॉस मिला है, पी मोमेंटम, मोमेंटम इज एम बी, तो ये अगर एम बी होता है तो उसकी अनसर्टेनिटी का मतलब भी एम बी ही होगा, सही है। एहतियात से 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें, पाई की वैल्यू को एम और वी से मल्टीप्लाई करें। अच्छा अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का आएगा, क्योंकि पहले नंबर पे वो इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है पार्ट ए में, और दूसरे पार्ट में बॉल का पूछ रहा है, तो पहले पार्ट में आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यानी यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, गलती ना हो आसान न्यूमेरिकल में भी। और दूसरे पार्ट में जब आप रखेंगे तो यहाँ पे मास ऑफ बॉल आएगा, क्योंकि एक ही जैसा काम 2 बार करना है, पहले इलेक्ट्रॉन लेके और फिर बॉल लेकर। और इसमें एक चीज थ्योरी बता दी जाती है, फिर उसके बाद अपनी छुट्टी। देखिए इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बहुत ही तेज रफ्तार, फास्ट रैपिड मूविंग। अब इसकी देखें अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आई, अच्छा इसमें डेसिमल के बाद राइट पे हम दे गए 2, तो पॉइंट को राइट पे ले जाते हैं तो ये 10 की पावर माइनस हो जाती है, तो यानी कि 10 की पावर -2 हो गई, तो मीटर से ये सेंटीमीटर कहलाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, या दूसरे लफ्जों में 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं ना 1 मीटर में, सबको पता है माशाल्लाह। तो ये देखिए इस तरह लिख सकते हैं हम इसको सेंटीमीटर में, देखिए कितने छोटी गिनती आई, सही है, सेंटीमीटर। इसके बरक्स आप यहाँ देखिए -33। अच्छा इसमें मिस प्रिंटिंग है, बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में ये आंसर गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग इन बुक, करेक्शन भी करवा दी सर ने। तो ये लॉजिक भी आ गई कि जो भारी चीजें होती है, मासिव मटेरियल चीजें होती है, उनकी अनसर्टेनिटीज जो है वो बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत ही कम, बहुत बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी वेरी स्मॉल। ये मिनट नहीं है भाई, माइन्यूट है। और ये थोड़ी निस्बतन बड़ी है क्योंकि ये पार्टिकल था, गॉट इट। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन मींस मीटर, मीटर, क्योंकि पोजीशन का मतलब है डेविएट हो जाना, उस जगह से हिल जाना, तो मीटर में इसके आगे कि पोजीशन जब हिलती है तो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए इसका जवाब मीटर में। होप यू अंडरस्टैंड, थकाने वाला एक लेक्चर है, लेकिन हमने भी किया, आपने भी किया। अब आप लोगों का फीडबैक जरूर चाहिए होगा भाई। नमाजों की बहुत एहतमाम के साथ पाबंदी करें, और वालिदैन का हद से ज़्यादा ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।